संभल को लेकर चल रही सियासत के बीच सांसद बर के पिता ममलूक उर रहमान ने क्या कहा है, यह भी सुनना बहुत जरूरी है। सुनिए आप। मंदिर का कोई भी मसला बिल्कुल कतई है ही नहीं। 46 साल मंदिर मुसलमानों के कब्जे से मतलब ये आजाद कराया गया, और वो भी सांसद के घर के पास, जबकि वो मंदिर आज भी उसी हालत में मौजूद है जिस हालत में वो लोग वहां पर जो रहते थे, 8-10 परिवार के लोग हिंदू साहिबान, वो बेचकर गए थे अपने दूसरी जगह को। तो और चाबी भी उसके पुजारी के पास रहती है, और उसने बयान भी ये दिया है कि मैं ही इसको खोलता हूं और मैं जब कब्जा जरूरत हो रही है मैं ही बंद करता हूं। तो फिर इसमें ये क्या कि मुसलमानों ने कब्जा क्या कर लिया? अगर मुसलमान कब्जा करते तो उसे तोड़ के घर बना लेते, मस्जिद बना लेते और कुछ कर लेते, तो उस पर कब्जा कहाँ हुआ? या भाई ये इतनी बड़ी है, ये यानी कि बलवा कराना चाह रहे हो तो, और ये पुलिस की इतनी गाड़ियां यहाँ से वहां तक ये लगाने का क्या मतलब है साहब? यहाँ क्या ऐसा बवंडर हो गया? और हमारे साथ सैयद जवाद भी मौजूद हैं। सैयद जवाद, किस तरह से आप देख रहे हैं और संभल में अभी जो जानकारियां सामने आ रही हैं, जिस तरह से 1978 के दंगों में जो नाइंसाफियां एक समाज के साथ हुई उसका जिक्र हो रहा है, मकसद आपको क्या नजर आ रहा है? और आप मानेंगे कि यह काम दरअसल बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मतलब 46 साल से कई मंदिर बंद थे, कई कुओं को ढक दिया गया था, जहां पूजा अर्चना होती थी, जहां कीर्तन होते थे, वो गलियां, वो सड़कें सूनी हो गई थी। क्या आपको इस बात का एहसास हो रहा है कि जो गलतियां अतीत में की गई हैं उनका हिसाब किताब करने की बात भले ना हो, लेकिन कम से कम उन गलतियों को माना तो जाए, ताकि आने वाले वक्त में कोई इस तरह की गलती करने की हिम्मत ना करे? ये सबक तो ले कम से कम। जी समीर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। देखिए, मैं पहले तो मुस्लिम स्कॉलर नहीं हूँ, एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट रहता हूँ, और तो उसको प्लीज करेक्ट करवा लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि संभल के ऊपर बहुत चर्चा हो रही है कि संभल के अंदर जो है 1978 के अंदर बहुत कुछ हुआ। ठीक है, इतिहास के अंदर बहुत सी जगह पे गलतियां हुई होंगी, मैं इस चीज से इनकार भी नहीं करता है, और लंबा इतिहास जो है वो दंगों का रहा है। लेकिन अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब को सुन रहा था, वो छूटते ही जो है वो बाबर और मुगलों पर पहुंच जाते। अरे बाबर और मुगलों से यहाँ के मुसलमानों का क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं। जबरदस्ती बाबर नामे का जिक्र करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के, मैं उस दिन तो मुझे हैरत हुई कि योगी आदित्यनाथ जी को मैं सुन रहा था, मुख्यमंत्री होते वो कह रहे हैं कि बाबरनामा पढ़ना चाहिए। अरे क्यों पढ़ना चाहिए बाबरनामा? क्या देश का संविधान नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या देश का संविधान नहीं पढ़ना चाहिए? मुगलों से साहब को बड़ी मोहब्बत है, इसीलिए दिन रात जो है वो मुगलों को पानी पी पी करके कोसते हैं। और मुगलों से रिश्तेदारी भी किन लोगों की है वो बहुत से लोग जानते हैं। तो कुछ समाज में ऐसा है कि अपने रिश्तेदारों को गालियां दे करके बहुत से लोग खुश होते हैं। अपने जो रिलेटिव होते हैं, अपने कोई फूफा वगैरह होते हैं, तो एक समाज, कुछ लोगों के समाज के अंदर है कि वो अपने रिलेटिव्स को गालियां देते हैं। उनके लिए गालियां देना बड़ी सम्मान की बात है। तो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपनी नाराजगी अपने रिश्तेदारों को दिन रात गालियां दे दे करके निकालते हैं। मुगलों से रिश्तेदारी का मामला तीसरी सबसे बड़ी। जवाद साहब, मुझे लगता है इसकी एक वजह यह है ना कि जब बाबर, औरंगजेब, तुगलक, इन सबकी कारगुजारियों का जिक्र होता है और कहा यह जाता है कि कम से कम ये पता तो चले, सुनिए, पता तो ये चले कि कम से कम अतीत में हुआ क्या था, इतिहास में ये सारे मुगल शासक करके गए क्या थे, इसका सर्वे तो हो जाए। तो सर्वे के खिलाफ लोग खड़े हो जाते हैं, कहते नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए। नहीं, सुनिए, बाबर और मुगलों से बीजेपी के नेताओं की रिश्तेदारी है मुगलों से, और इसका भी डीएनए टेस्ट होना चाहिए, किसकी मुगलों के साथ रिश्तेदारी है, कौन। अरे धनंजय जी आ रहे हैं आपके पास जाकर के राजस्थान, हाँ, इनको तो ऑब्जेक्शन होगा। अपने रिलेशनशिप जो रिलेटिव है इनके, धनंजय गिरी जी गालियां दीजिए अपने रिलेटिव को। बाबर आपके रिश्तेदार होंगे, हमारे नहीं है, अपने रिश्तेदार। नहीं, देखिए इस तरह से निजी हमें कोई नहीं, ऐसे किसी पर निजी बयानबाजी आप ना करें। जवाद साहब, आप जो सवाल किया गया उस पर आप फैक्चुअली जवाब दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल फैक्चुअली बात कर रहा हूँ। क्या ये बात इतिहास की सच नहीं है कि मुगलों की रिश्तेदारी रही हुई है? पूछिए कौन कौन से राजा थे, राजा मान सिंह कौन थे, राजा जय सिंह कौन थे,
उठा करके निकाल लीजिए, इतिहास डीएनए कराइए ना, और डीएनए करने का शौक है और किसकी रिश्तेदारी निकलेगी। अरे भाई तो कहना क्या चाह रहे हैं जवाद, कहना क्या चाह रहे हैं? आपने जिक्र किया कि भाई बाबर का नाम क्यों लिया जाता है, अकबर का नाम क्यों लिया जाता है, मुगल शासकों का नाम क्यों लिया जाता है। मैंने आपको बताया कि क्यों लिया जाता है, क्योंकि जब यह पता लगाने की कोशिश होती है कि इतिहास में क्या हुआ, कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई, कम से कम ये पता तो चले। सर्वे में तो यही पता चलना है, उसका जो धार्मिक स्ट्रक्चर है उसको तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता, ये कानून कहता है। लेकिन अगर इतिहास को पता करने की कोशिश हो रही है तो उसमें क्या दिक्कत है? फिर ये सवाल खड़ा होता है ना। अरे समीर भाई 10 सेकंड तो दीजिए, सवाल ये भी खड़ा होगा कि किसने बौद्ध मठों को तोड़ा, कौन से पुष्यमित्रा शुंग ने, राजा शशांक ने कितने बुद्धिस्टों का पेट करा, उनकी गर्दनें उड़ा दी, लहूलुहान कर दिया। फिर वो कौन था जम्मू एंड कश्मीर का राजा था जब कोई यहाँ से बुद्धिस्ट चले गए, उनको मार मार के चाइना भगा दिया, पहाड़ों में भगा दिया। और फिर आर्यंस ने क्या करा द्रविडियन के साथ? इतिहास का अगर ज्ञान होगा तो इतिहासकार बताएंगे। तो भाई बौद्ध मठ जो है बहुत सी जगह पे बने हुए, तो दे दीजिए उनको जाकर के, गलतियां हुई इतिहास के अंदर। आप बताइए कौन था राजा शशांक, कौन सा राजा जो है पुष्यमित्रा शुंग, क्या वो कोई मुसलमान था बैठा हुआ? आप दिन रात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक शख्स है देश के अंदर, अडानी साहब को बचाना, चर्चा ना हो जाए, इसलिए ये ऐसे मुद्दे। चलिए आप इस पूरे मसले को एक दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ इतिहासकार है, देखिए ललित मिश्रा जी हमारे साथ है। ललित मिश्रा जी मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन धनंजय जी का ऑब्जेक्शन है, थोड़ा सा बोला है। जवाब साहब जो आप बोल रहे हैं सुन लीजिए ना, वक्त बहुत कम है। ललित जी के पास आना है, लेकिन धनंजय जी आपका जो ऑब्जेक्शन है जल्दी आप बताइए क्या बोल रहे हैं। बाबर बर्बर था और बाबर की विरासत ने भारत के मंदिरों को तोड़ा है, और बाबरी मस्जिद से नाता जोड़ने वाले, बाबर के तलवे चाटने वाले, बाबर की तलवार ने जो मंदिर तोड़े उससे ज्यादा मान मर्दन उनका किया, जिसके डर से जिसके तलवार के डर से सलवार पहन के जो लोग सरेआम बाबर के बाबरी मस्जिद के लिए खड़े होते हैं। हम महाराणा के वंशज, हम वीर शिवाजी की संतान है, जिन्होंने बर्बरों की विरासत को कभी स्वीकार नहीं किया, जिन लोगों ने तलवार के डर से सलवार पहनी, वो सरेआम आज भारतीय संस्कृति को शर्मसार करने वाले संभल के मुंह से नहीं निकल रहा है। और बुद्ध भगवान विष्णु का ही अवतार है, अगर नहीं पता है तो भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने की जरूरत है। और हमने कभी बाबर को बाप नहीं। ठीक है, ये बांटने वाली बातें, ये डिवाइड करने वाली बातें यहां पर नहीं होनी चाहिए। जवाद साहब आपकी तरफ से भी और धनंजय जी आपकी तरफ से भी। आप लोग गजब बातें करते हैं। एक तरफ आप लोग सांप्रदायिक सौहार्द की बात करते हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो ऐसी बातें करने लगते हैं। यहाँ कोई झगड़ा थोड़ी चल रहा है दो कम्युनिटीज के बीच धनंजय जी, कोई झगड़ा नहीं चल रहा है यहाँ पर। इतिहासकार को सुनिए अब जरा, और थोड़ा सा अपने अल्फाजों पर काबू रखिए। आप दोनों लोग काबू रखिए जी। ललित मिश्रा जी, संभल का इतिहास क्या कहता है? इतिहास को लेकर इतनी बातें हो रही हैं आजकल, हर बात पर लोग लड़ने झगड़ने लगते हैं आपस में। ललित मिश्रा जी, देखिए लगभग 1 महीने से टीवी चैनल्स पर संभल की बहस हो रही है, और इस दौरान लगभग संभल का पूरा इतिहास कई बार डिस्कस किया जा चुका है। तो क्या है कि जब बाबर और सिकंदर लोधी और बलवान इत्यादि की चर्चा होती है तो वो एविडेंस के गिनाने के लिए होती है कि भाई ये यहाँ का मंदिर तोड़ा गया और ये हिस्टोरिकल साक्ष्य हैं। उनकी चर्चा इसलिए नहीं होती है कि कोई बाबर से या बलवान से या सिकंदर लोधी से अपनी कोई रिश्तेदारी या कोई अपना हेरिटेज जोड़ना चाहता है, प्रमाणों के संदर्भ में उनकी चर्चा होती है, तो सभी लोग जान ले। दूसरी बात है कि जैसे बाबर ने लिखा बाबरनामा में कि मंदिर तोड़ा गया, तो बाबरनामा का जिक्र इसलिए होता है, इसलिए नहीं होता है कि उनसे हम आज का वर्तमान जोड़ रहे हैं। और ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि दुर्भाग्य से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें जो नेचुरल जस्टिस है, उस नेचुरल जस्टिस के प्रोविजन को हिंदुओं को मिलने से रोक दिया गया है। उनमें ऐसी शर्तें लगा दी गई है कि सर्वे करवाइए, तब जाके किसी स्ट्रक्चर का जो। ललित जी, तो ये बाबरनामा क्या किताब ये आज आई है? ये क्या 10 दिन पहले रिलीज हुई है? ये तो तब से थी, अब ये सारे विवाद एक एक करके क्यों उठ रहे हैं? हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि इसका कारण ये है कि यदि आजादी के बाद देखिए 1947 से लेकर 1969 तक भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई बहुत बड़े दंगे नहीं हुए, कोई बहुत बड़ा विरोध नहीं हुआ। ये लगभग भारत में शांति थी, और भारत में जो मुस्लिम लोग रह गए, मुस्लिम पॉपुलेशन, उन्होंने भारत को चुना, इसलिए वो भारत में रह गए। तो उनका जो भारतीयकरण होना था, जो उन्हें मेन स्ट्रीम में शामिल किया जाना था राष्ट्र की मुख्य धारा में,
दुर्भाग्य से उसके कदम नहीं उठाए गए राजनीतिक नेताओं के द्वारा उस समय पे, और धीरे धीरे बाद में चुनाव की राजनीति जब 69 ठीक है, तो कुल मिलाकर लबोलुआब तो देखिए यही है कि इतिहास में जो गलतियां हुई हैं उससे सबक सीखने का भी वक्त है, और इतिहास कहीं ना कहीं हमें यह सबक देता भी है कि क्या नहीं करना चाहिए जो अतीत में हो गया और जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा।